हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 18 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के रिविजन से। तो कल हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे पहले, उसके बाद आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व ओजोन दिवस के बारे में अच्छे तरीके से। 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन ये थीम थी। सितंबर 2025 में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूचियों की लिस्ट जारी की है और इसमें कुछ और स्थलों को जोड़ा गया है। लगभग 7 स्थल जोड़े हैं। तो अब टोटल संख्या हो गई है टेंटेटिव लिस्ट की 69। लेकिन ध्यान रखना, ये यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है इंडिया के लिए। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 44 धरोहर है। मैंने कल आपको डिटेल से बताया है अच्छे से। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के साथ 17 सितंबर को 8वां पोषण माह का शुभारंभ किया। कल प्रधानमंत्री मोदी का बर्थडे भी था और उस अवसर पर इन्होंने इसका शुभारंभ किया। भारतीय नौसेना ने अभी GRSC के साथ में मिल करके, मतलब कि इनके द्वारा बनाई गई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई दूसरी स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत INS अंद्रोथ को शामिल किया है। अच्छा, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मुझसे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा और आपका धन्यवाद। आप लोग जो है ऐसे करेक्ट कराते रहते हो। जो भी अगर गलती होती है, भूलवश, तो कोशिश रहती है कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए आपके पास। मान लो कभी चली जाती है, आप लोग मुझे करेक्ट जरूर कर दिया करो। ये आपका राइट है और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है आप अगर करेक्ट करते हो तो। ठीक है, जब भी कोई हो निसंकोच आप कमेंट करके बताया करो ये चीज़ आपने गलत बोल दी है। ठीक है, चलिए। तो कल क्या मैंने बोल दिया था कि लगभग 250 के आसपास में द्वीप हैं लक्षद्वीप के। तो एक्चुअल में 250-240 किलोमीटर की दूरी है भारतीय तट से, और मुझे ध्यान में वही आ रहा था, इसीलिए मैंने अंक वो बोला। यहाँ पर द्वीपों की संख्या 36 है लक्षद्वीप में। ठीक है ना, 36 द्वीप है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन भी बन जाए यहाँ से। चलिए आगे। ओम बिरला जी, आप जानते हो भारतीय लोकसभा के स्पीकर हैं। इन्होंने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। मणिपुर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं M सुंदर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात में ही नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना के तहत छात्रों को धनराशि दी गई है। इसके अलावा उपचुनाव आयुक्त बने हैं पवन कुमार शर्मा। रवि अभियान सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और ICC के विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता आर्ला प्रेंडरगास्ट ने, आयरलैंड की हैं। और पुरुष का, ICC महिला पुरुष दोनों को देता है, पुरुष का मिला है मोहम्मद सिराज को। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर, लेकिन इसकी क्विज PDF आपको मिलेगी MJT ऐप पर, वहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अभी आपको PDF मिलेगी। टेलीग्राम को रात को 9 बजे PDF मिलती है, रात को 9 बजे। तो आप रात को 9 बजे इसे डाउनलोड कर लिया करो। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। यानी 17 सितंबर को अभी ये दिवस मनाया गया है। पेशेंट यानी रोगियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए, उनको सुरक्षित आए हुए हैं तो सुरक्षित ही जाएं, इसके लिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। उनकी केयर टेकिंग के लिए, उनकी देखभाल के लिए। तो खास करके ये जिम्मेदारी होती है नर्स की, मेडिकल स्टाफ की और डॉक्टर्स की, कि वो रोगियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, जो मरीज आए उनकी सेफ्टी इंश्योर करें। तो सेफ केयर फॉर एवरी न्यू बॉर्न एंड एवरी चाइल्ड, इस बार हर नवजात, हर बच्चे के लिए सुरक्षित देखभाल करना थीम रखी गई है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में भी जाना जाता है और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के भी रूप में जाना जाता है। शुरुआत 2019 से हुई थी। अब कल हम लोगों ने रिवीजन किया था इन दिवस का, तो आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सितंबर 2025 में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने? देखो, ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, लेकिन अभी शपथ ग्रहण किए हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए फिर से बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, देखो आचार्य देवव्रत जो है ये गुजरात के भी हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे CP राधाकृष्णन, वो बन गए उपराष्ट्रपति। कौन थे? CP राधाकृष्णन। ये कौन से नंबर के बने हैं उपराष्ट्रपति? तो आप बताना,
ये व्यक्ति के रूप में 15वें बने हैं और पद के रूप में मतलब कितनी बार उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई इस मामले में अगर देखा जाए तो ये 17वें नंबर के बने हुए हैं। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। तो ये थे राज्यपाल महाराष्ट्र के। आपसे पूछा जाएगा कि जो सीपी राधाकृष्णन है ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे, तो आप महाराष्ट्र बताना। तो वहाँ के राज्यपाल जब चले गए तो पद खाली हो गया। पद खाली हो गया तो गुजरात के आचार्य देवव्रत को ये एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया, अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे आपको मणिपुर के राज्यपाल को दिया गया नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जब ला गणेशन जी का निधन हुआ। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि मणिपुर के और नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। खैर, यहाँ पर आते हैं हम लोग आचार्य देवव्रत के बारे में जानते हैं, इनको शपथ कौन दिलाएगा। तो देखो यहाँ फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉम्बे हाईकोर्ट के अभी चीफ जस्टिस जो थे आलोक आराधे जी, ये भी ट्रांसफर हुए, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होकर के जज के रूप में गए हैं। तो यहाँ पर भी नए न्यायाधीश आए। अभी कुछ दिन पहले ही श्री चंद्रशेखर जी को बॉम्बे हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और संवैधानिक नियमों के अनुसार जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। ठीक है ना, तो और राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। ट्विस्ट है, दोनों ही नए आए हैं तो अब ये इनको शपथ दिलाए हैं। खैर, इनसे पहले वो दिलाए थे। तो 2019 से गुजरात के राज्यपाल के रूप में ये कार्यरत हैं आचार्य देवव्रत जी। 2015 से 19 तक ये इससे पहले हिमाचल प्रदेश के थे, फिर तब से यहाँ हैं और अब इनको महाराष्ट्र का भी चार्ज मिला हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुच्छेद 153 के तहत ये नियुक्ति करी हुई है इनकी। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल की। अच्छा, राज्यों में राज्यपाल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब राज्यपाल शासन लगता है जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं राज्यों में, या राज्यों में आपातकाल कहते हैं, तो वो अनुच्छेद 356 होता है। ये भी याद रखना। 3 प्रकार की इमरजेंसी है, 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 जो कि होती है राज्यों में आपातकाल या कहें राष्ट्रपति शासन राज्यों में। एक्चुअल में इसमें ग्राउंड लेवल पर क्या होता है कि राज्यपाल के हाथ में पावर जाती है, लेकिन संविधान के नियम के अनुसार कहा क्या जाता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया है। ठीक है, तो राज्यपाल के हाथों में जाता है। और एक होता है वित्तीय आपात आपका अनुच्छेद 360 वाला। अच्छा, मैं एक चीज़ क्या हुआ कि कल मुझसे कुछ स्टूडेंट्स मिलने आए थे, तो क्या हुआ कि उसमें जब थोड़ा सा ऐसे बातचीत चल रही थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने पूछने शुरू किए, तो पता लगा कि ये चीज़ें मैं यहाँ पर डेली करंट अफेयर बताता हूँ, लेकिन वो लोग डेली करंट अफेयर को रेगुलर ना देख पाने के कारण उनको वो बेसिक चीज़ें नहीं याद है। फॉर एग्जांपल पेरिस समझौता कब हुआ था, या इसके अलावा मुद्रा वगैरह एक दो पूछा गया, तो पता लगा कि इन सब के बारे में वो लोग उनको पता ही नहीं है। बेसिक स्टैटिक, यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को के अध्यक्ष कौन है ये नहीं पता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो, आप लोग डेली करंट अफेयर की आदत बनाओ और रोजाना देखो, भले से लेट आए, देर आए, सवेर आए, लेकिन उसको देखो जरूर कभी भी टाइम निकाल करके। उससे आपका बहुत कुछ तैयार होगा। और मैं कोशिश करूंगा आपको कि करंट के साथ साथ स्टैटिक के और ज़्यादा पोर्शन अब कवर कराए जाएं। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से कल मैंने देखा ना, मैं तो क्या होता है कि कई बार मुझे ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, यार अभी इसको परसों तो बताए थे, इसको 5 दिन पहले तो बताए थे इस चीज़ को, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कल समझ में आया नहीं, उस चीज़ों को रोज़ बताना पड़ेगा, तभी कुछ लोग जो हैं, कुछ महानुभाव को तभी तैयार होगा। तो इसीलिए ठीक है, कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को रोज़ रोज़ आपको बताएं जो चीज़ें हों, और लेकिन आप लोग रेगुलरिटी बना करके रखो जिससे सबको अच्छे से पता चले। चलिए, निम्न में से कौन सा ब्रांड 579 करोड़ के सौदे में टीम इंडिया का नया प्रायोजक बन गया है? आपने देखा जब भारत सरकार ने अभी 4 बिल लाए थे, 4 बिल याद है ना, एक तो अब था आपका मतलब एक 3 बिल तो एक ही टाइप के लिए थे कि प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, या राज्यों के मंत्री हो, या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री हो। ये सब कोई भी मंत्री होगा, अगर उन पर करप्शन के या केसेस लगते हैं या किसी प्रकार का जेल होता है जिसमें 5 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है, तो फिर 30 दिनों तक अगर वो जेल में बंद रहते हैं तो स्वतः ही उनका पद खत्म मान लिया जाएगा। ये बिल लाया गया था, ये 130वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 130वां संविधान संशोधन, याद रखना, पूछा जाएगा। अभी जब मानसून सत्र चल रहा था ना, तो सेकेंड लास्ट डे सरकार ने इसे पेश किया था। और साथ ही साथ एक और बिल पेश किया था। वो बिल कौन सा था? ऑनलाइन मनी पर, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर। जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग वाला ऐप होते हैं उन सबको एक साथ ही बैन कर दिया गया। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग क्या होता है? जो आप सुनते नहीं थे कि ये मैं कर लेता हूँ, आप जाकर टीम बना लो, ड्रीम 11 हुआ, माई 11 सर्कल हुआ, रोज़ 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जितवाते थे, तो ये सब पर
बैन लगा दिया गया। तो ये एक झटके में खत्म हो गया। तो उसके बाद से फिर इसका भाई जहाँ जहाँ भी कारोबार विस्तार फैला था सब ठप हो गया। तो ड्रीम इलेवन जो है ये स्पॉन्सर था बीसीसीआई का, और टीम इंडिया का ऑफिशियल जर्सी स्पॉन्सर था। जर्सी स्पॉन्सर क्या होता है? जो जर्सी पर नाम लिखा होता है। जैसे यहाँ पर एमजेटी एजुकेशन है, ये तो अपना मान लो खुद का ही ब्रांड है। अभी यहाँ पर कोई और ब्रांड लगा होता, किसी प्रोडक्ट का ब्रांड लगा होता दूसरे का, तो फिर यानी कि वो उसने जर्सी को स्पॉन्सर किया है, तो बदले में वो पैसा दिया हुआ है जिससे वो दिखे, उसका प्रमोशन हो, तो वो जर्सी स्पॉन्सर कहा जाता है। टाइटल स्पॉन्सर जैसे जैसे अगर मैं कहूँ कि पेटीएम T20 वर्ल्ड कप, तो T20 वर्ल्ड कप के पहले पेटीएम लग गया तो ये टाइटल स्पॉन्सर हुआ। जैसे आप सुनते हो टाटा आईपीएल, तो आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है टाटा। ठीक है, ऐसे ही ये था अभी तक ड्रीम इलेवन। तो ड्रीम इलेवन जब हटा तो ड्रीम इलेवन ने स्पॉन्सरशिप भी अपनी खत्म करी। वो स्पॉन्सरशिप खत्म होने के बाद भारत में आपने देखा पिछला मैच जो हुआ उसमें भारत की जर्सी पर कोई भी ब्रांड नहीं था। लेकिन अब अपोलो टायर्स जो है ये सामने आया है और इसने कहा है हम टीम इंडिया को स्पॉन्सर करेंगे। 579 करोड़ रुपए का डील हुआ है। बात समझ में आई? चलिए, तो जैसे ये जर्सी है, अभी आगे देखिए यहाँ पर अपोलो टायर्स बन करके अब से लिख करके आएगा, जो जर्सी पहनेगी टीम इंडिया वो। तो 3 साल के लिए करार हुआ है, 2025 से लेकर 2028 तक चलेगा। इससे पहले ड्रीम इलेवन के था, लेकिन ड्रीम इलेवन वाला कैंसिल हो गया है, बीसीसीआई से हुआ है। अब बीसीसीआई पर आ जाते हैं। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया 1928 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। कहाँ पर है? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। ये वही स्टेडियम है ना जहाँ पर अभी शरद पवार जी और सुनील गावस्कर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय म्यूजियम का स्थापना भी की गई थी वानखेड़े स्टेडियम में। ये दोनों पॉइंट याद रहेगा, वानखेड़े स्टेडियम में। ठीक है, वानखेड़े में ही इसका हेडक्वार्टर है बीसीसीआई का। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं कौन? स्टुअर्ट बिन्नी के पापा। कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी नाम है, रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी अभी क्या हुआ था कि आईसीसी के अध्यक्ष और एसीसी के यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशियन क्रिकेट काउंसिल दोनों के अध्यक्ष चर्चे में आए थे। आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। ठीक है, और एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। ठीक है, पाकिस्तान के हैं। तो ये सब याद रखना, बीसीसीआई, आईसीसी, ये सब। अगला, हाल ही में कहां पर 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। कहां पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहां पर? कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इसमें गए हुए थे और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने भी किया। ये हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है संयुक्त कमांडर सम्मेलन। इसमें क्या हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला था कि जब तीनों सेनाओं के कमांडर एक साथ फिर से इकट्ठा हुए थे एक ही टेबल पर। तो ये हुआ 2 साल में एक बार ऐसा अब किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जैसे तीनों सेनाओं में हम लोग अपना एक कोऑर्डिनेशन बना करके रखें। तो पहली बार तो 1953 में हुआ था। फिर सर्वोच्च रक्षा संवाद मंच के रूप में कार्य करता है। मुख्य फोकस है सुधार, एकीकरण और आधुनिकीकरण पर फोकस करना। अब इसी में एक और क्वेश्चन निकल करके आया है जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 114 राफेल विमान का भारतीय वायुसेना ने रिकमेंड किया है, भारतीय सेनाओं ने, कि भाई 114 राफेल की डिमांड है। अभी आगे बात करेंगे। चलिए, सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज कहां पर शुरू हुआ है? फ्रीडम एज ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मतलब आप समझ रहे हो ना, मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारे देश जिसमें हो या 2 से ज़्यादा देश हो। तो ये फ्रीडम एज जो है ये हो रहा है कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि जापाद हो रहा है, जापाद हो रहा है रसिया में, रूस में, और इसमें भारत की सेना, भारत हुआ, ईरान हुआ, पाकिस्तान हुआ, रूस हुआ, बेलारूस हुआ, ये सब देश यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। बहुत बड़ा अभ्यास माना जा रहा है। अब ये बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास है तो अमेरिका भी कुछ ना कुछ करेगा ना, खड़ा थोड़ी ना रहेगा, देखेगा थोड़ी ना। तो ये दक्षिण कोरिया, जापान, इन सब के साथ मिलकर के इन्होंने फ्रीडम एज शुरू कर दिया। तो ये फ्रीडम एज है। आप देखो यहाँ साउथ कोरिया होस्ट यूएस जापान फॉर ज्वाइंट एंड नेवल एक्सरसाइज फ्रीडम एज। ठीक है, तो एयर और नेवल का ये कर रहे हैं और भारत की
तीनों सेनाएं गए हुए हैं जापान में, तो ये भी ध्यान रखना है। खैर, दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास ये शुरू हुआ है, 15 से 19 सितंबर तक चलेगा, और दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसमें शामिल है। अब दक्षिण कोरिया को थोड़ा सा मैप में दिखा दे रहा हूँ आपको। दक्षिण कोरिया कहाँ पर है, आप देखोगे जैसे ये इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप इधर चाइना को क्रॉस करके आओगे तो ये आपको दिखेगा नॉर्थ कोरिया, और ये आपका है साउथ कोरिया। ठीक है, ये आपका है साउथ कोरिया, और इधर आपका जापान पड़ जाएगा। ठीक है, साउथ कोरिया की जो करेंसी होती है वो होती है नेशनल पीपुल्स वॉन, नेशनल पीपुल्स वॉन या वॉन भी कह सकते हो, और सियोल यहाँ की राजधानी होती है। अगला, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यही मैं आपसे बात कर रहा था। तो भारतीय वायुसेना ने कहा है भाई देखो 114 राफेल विमान हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, है ना। देखो, राफेल की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मिग 21 अभी हाल फिलहाल में रिटायर कर दिए गए हैं। अब मिग 21 हम लोग 60 के दशक वाला विमान यूज कर रहे थे, सोचो। अभिनंदन वर्धमान जो पाकिस्तान के उसमें बॉर्डर में जाकर के गिरे हुए थे, वो मिग 21 फाइटर जेट चला रहे थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिग 21 से लेकर वो F-35 सॉरी F-16 को गिरा दिए थे अमेरिका का। यही बात सुनकर के अमेरिका बिल्कुल भौचक्का गया था, एकदम अचंभित था कि कैसे 60 के दशक के विमान से, और अभी ये 90 या कहें कि 2000 के दशक का विमान गिरा दिया गया। ये सिर्फ पायलट की स्किल होती है, तो मतलब इसको कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है भाई इंडियन एयरफोर्स के पायलट को, किस लेवल की। खैर, उसके बाद फिर राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या कारनामा दिखाया वो तो देखा ही सबने, पूरी दुनिया ने। यहाँ पर अभी इंडियन एयरफोर्स ने कहा है अब टाइम टू अपग्रेड, अब हमें 114 और चाहिए। अब देखो, अपने पास ऐसा नहीं है कि राफेल नहीं है, अपने पास है 36 राफेल वर्तमान में। ठीक है, 36 राफेल है, और जो कि 2016 में डील हुई थी, है ना, 36 राफेल की। उसके बाद अभी रिसेंटली, अभी कुछ महीनों पहले डील फाइनल हुई है 63,000 करोड़ में 26 राफेल की। लेकिन ये राफेल जो है 2024-25 कह सकते हैं पूरा डील हुआ, तो ये 26 राफेल जो है 63,000 करोड़ में हुई है डील इसकी, 63,000 करोड़ में। ठीक है, और ये शायद 36,000 करोड़ में हुई थी उस टाइम पर। अब कहा जा रहा है 114 और चाहिए। ये 114 2025 में डील होने की बात, मतलब अभी डिमांड की गई है, डील फाइनल कब तक होगी, फ्रांस तो तैयार बैठा हुआ है कि हाँ आओ हमसे कर लो। तो 114 और आ जाएगा, और इसमें कहा जा रहा है 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा, 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा। तो अब टोटल कितने हो गए भाई अपने पास, 6 6 12 4 16, इसके बाद 3 2 5 1 6 1 7, 176 राफेल हो जाएंगे अपने पास, 176 राफेल विमान हो जाएंगे, तब फिर हम लोग भी एकदम मजबूती से खड़े हो पाएंगे। तो ये डिमांड है भारतीय वायुसेना की, और इसने मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट की मांग रखी है। अच्छा, ये मेड इन इंडिया का मतलब क्या, मतलब राफेल का 60% से ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होने वाला है, इस पर भी बात हुई है। तो इसके तहत 60% से अधिक पुर्जे भारत में बनेंगे। टाटा ग्रुप का के साथ डसाल्ट एविएशन मिलकर के बनाएगा। ध्यान रहे, राफेल विमान जो है फ्रांस की कंपनी का है, फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन, डसाल्ट एविएशन, इसके द्वारा ये बनाया जाएगा, डसाल्ट एविएशन के द्वारा ये बनाया जाएगा, और उसी की कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है। तो टोटल मैंने आपको बता दिया, टाटा ग्रुप भारत में इसकी हेल्प करेगा डसाल्ट एविएशन की। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर कहां बन रहा है भाई, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ही इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अहमदाबाद में ही हम लोग होस्ट कराने की सोच रहे हैं 2036 वाला ओलंपिक, 2036 वाला ओलंपिक की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर मान लो अभी बिडिंग प्रक्रिया जारी है, हो सकता है आयोजन हम लोग को मिल जाए, तो मेज़बानी मिल जाएगी, तो 2036 का ओलंपिक इंडिया में होगा। इंडिया में कहाँ पर होगा, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट इनक्लेव पहले से ही है। उसके बाद कुछ और, उसमें बहुत सारे खेल कवर हो जाते हैं, कुछ और खेल को कवर करने के लिए एक और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और ये जो है ये नारायणपुरा में अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। नारायणपुरा अहमदाबाद 825 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसमें एक्वाटिक कॉम्प्लेक्स होगा, इंडोर आउटडोर एरेना होगा, प्रशिक्षण और आवासीय व्यवस्था होगी, ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है,
तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं पर है, अहमदाबाद में ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक, अगला, सितंबर 2025 में किसको उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया? तो सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। इनके सचिव अभी नियुक्त किए गए हैं कौन? अमित खरे। ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं अमित खरे जी। इनको सीपी राधाकृष्णन का सेक्रेटरी यानी सचिव नियुक्त किया गया है। ये प्रधानमंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं, अक्टूबर 2021 से रहे थे। और इसके अलावा अमित खरे को नियुक्त किया गया सचिव। अच्छा, एक चीज़ और, चंद्रशेखर एस इनको वर्तमान में इनका निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो ये सचिव और ये पर्सनल सचिव रहेंगे। ठीक है, 2012 सितंबर को इन्होंने शपथ ली है 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में। तो 3 वर्ष या अगले आदेश तक नियुक्ति होगी अमित खरे की। अगला, हाल ही में कौन भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन बना? तो स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियन ये भारत के पहले बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं आनंद कुमार वेलकुमार। तो आनंद कुमार वेलकुमार जो हैं ये स्पीड स्केटिंग के विश्व चैंपियन बन गए हैं। तो ये 22 वर्ष की उम्र के हैं। सीनियर पुरुष 1000 मीट स्प्रिंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। एक और यहाँ पर गोल्ड मेडल आया है क्रिस शर्मा के नाम। तो क्रिस शर्मा ने भी गोल्ड जीता, इन्होंने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में जीता है गोल्ड। ठीक है, तो आनंद कुमार और क्रिस शर्मा दोनों ने गोल्ड जीता है। तो 2 गोल्ड आए हैं। अगला, सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी हैं? सविता भंडारी, इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की ये पहली महिला अटॉर्नी जनरल होंगी। इनको नियुक्त किसने किया? इनको नियुक्त किया गया किसकी अनुशंसा पर? सुशीला कार्की के द्वारा, जो अभी रिसेंटली ही नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री ने नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करवाया। नियुक्तकर्ता कौन है? वहाँ के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन अनुशंसा सुशीला कार्की या प्रधानमंत्री करते हैं। तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल के द्वारा नियुक्ति की गई है। ठीक है, रमेश बादल की जगह पर आई हैं, अटॉर्नी जनरल होंगी। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल वो होता है जो सरकार की तरफ से कानूनी मामलों की पैरवी करता है वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में। जैसे भारत के केस में अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो केंद्र सरकार के मामलों की पैरवी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे ही राज्यों में होते हैं एडवोकेट जनरल। तो जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य सरकार के मामलों की तरफ से वो पैरवी करते हैं हाई कोर्ट्स में। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल आप ऐसे भी कह सकते हो कि कानूनी मामलों का सलाहकार होता है राज्य सरकार का, और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का होता है। अटॉर्नी जनरल के ही हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, अगला, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इंटरेस्टिंग लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूंगा मैं आने वाले दिनों में और ज़्यादा आपको आसपास के पॉइंट्स बताते चलूँ और बार बार बताऊं, जिससे आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो आप फीडबैक अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। वैसे तो मैं सोचता करता था कि मात्र 20 मिनट में आपको सिर्फ करंट ही न्यूज़ की जानकारी दी जाए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बहुत लोग गड़बड़ा जा रहे हैं, इधर उधर हो जा रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रेगुलरिटी बना करके रखनी होगी, और मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कवर कराने का। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, 9 बजे रात को पीडीएफ मिलेगी आपको। और कल मैंने आपसे पूछा था कि आईएसएसएफ विश्व कप में एकमात्र गोल्ड किसने जीता? तो ईसा सिंह ने जीता है। एम विश्वेश्वरैया जी को भारत रत्न मिला था 1955 में। ठीक है, आज आपको क्या बताना है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र नारायण भाई पटेल जो हैं, ये नमो लक्ष्मी योजना, नमो सरस्वती साधना योजना का शुभारंभ किस वर्ष किए थे, यानी ये योजना शुरू कब किए थे? रासलीला किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बताइएगा कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, इनमें से किस राज्य का है ये आपको बताना है। ठीक है, वैसे तो रामलीला रासलीला आप जानते ही हो कहाँ पर है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।